हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। सीएसआर नेट ने अपनी रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की रिलीज कर दी है जुलाई 2025 के पेपर की। तो आज हम देखेंगे लाइफ साइंसेस का जनरल एप्टीट्यूड दैट इज पार्ट ए का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, देन चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन आईडी है 664। ओके, बेसिकली क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2023 रेस टू 2024 प्लस 2025 रेस टू 2024 इज डिवाइडेड बाय 2024। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में से रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपने मेरे क्लासेस किए होंगे जनरल एप्टीट्यूड के तो आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 2023 रेस टू 2024 प्लस 2025 रेस टू 2024 अपॉन डिवाइडेड बाय 2024। इसको अगेन मैं सेपरेट कर देता हूँ। 2023 रेस टू 2024 अपॉन 2024 प्लस 2025 रेशियो 2024 अपॉन 2024। ओके, अब इसमें क्या करना है? अब देखना है कि यहाँ पे 2024 और 2023 एंड 2024 में डिफरेंस कितने का है? -1 का डिफरेंस है, मतलब एक कम है, इसके लिए मैंने -1 लिखा। और यहाँ पे मैं +1 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 है, 2024 और 2025 में +1 का फर्क है। ओके, अब यहाँ पे तो फिर मेरा सोल्यूशन क्या हो जाता है? -1 रेस टू 2024 अपॉन 2024 प्लस +1 2024 अपॉन 2024। आप कहोगे कि सर ये ऐसा कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? बेसिकली ये ट्रिक्स होते हैं रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इससे क्या मिलेगा मुझे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सॉल्यूशन क्या बना। यहाँ पे -1 रेस टू 2024 अपॉन 2024 प्लस +1 रेस टू 2024 अपॉन 2024। अब -1 रेस टू 2024 दिस इज इवन, तो -1 की पावर हमेशा आपको +1 ही देगी। तो दिस विल बिकम +1 अपॉन 2024 प्लस ये यही रहेगा प्लस अपॉन 2024, दैट इज 2 अपॉन 2024। अगर मैं ऐसा देखूंगा तो इसका रिमाइंडर मैं 2024 से अगर 2 को डिवाइड करूंगा तो हमेशा मुझे रिमाइंडर 2 ही रहेगा। ओके, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 2 ही मिलेगा। तो आंसर है यहाँ पे 2। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज माय आंसर। ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है 662 आईडी का। द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अंडर द फॉरेस्ट इन 4 कंट्रीज ए बी सी डी फॉर द ईयर्स 2014 से लेके 2024 आज shown in the given chart। ओके, बेसिकली क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है टीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग 2014 एंड 2024 वाज इन कंट्री, कौन से कंट्री में? बेसिकली यहाँ पे आपको परसेंटेज यूज करना है। ओके, तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्री ए के लिए देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है। यहाँ पे देखेंगे कंट्री ए का ये जो 2014 है, ओके, एंड दिस इज 2024, ये कितना है? 200 है। ओके, 2014 में कितना है? 200 है। 2024 में कितना है? यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 150, दैट इज 2024। तो डिफरेंस इज 50। डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है। और डिफरेंस किसके ऊपर देखूंगा? जिससे मुझे कंपेयर करना है, जो कि 200 से है। ओके, इनटू 100, तो ये कैंसिल 200, ये 225 था। तो कितना? 25%। ओके, तो मुझे कंट्री ए का कितना आया? कंट्री ए का आया 25%। कंट्री ए का आ गया 25%। अब कंट्री बी का देखते हैं। कंट्री बी का देखो कितना है? यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे है नियर अबाउट 320। ओके, 400 एंड 320। कंट्री बी 2014 में है 400 एंड 2024 में है 320। तो डिफरेंस कितना है? 80 का डिफरेंस है। तो 80 का डिफरेंस अपॉन 400 इंटू 100, दैट इज 20%। ओके, कंट्री बी का कितना है? 20%।
देन कंट्री सी देखते हैं, व्हाट इज कंट्री सी? कंट्री सी है यहाँ पे 150 एंड 120। ओके, कंट्री सी है 150, ओके, 2014 एंड 2120 है 24 में। तो डिफरेंस इज 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस अपॉन 150, 200, 2 जा 3 जा 3 10 जा, दैट इज 20%। तो अगर मैं देखूं डिफोरेस्टेशन ए का 25 है, बी का 20 है एंड सी का 20 है। अब मैं डी का देखता हूं, कंट्री डी का। कंट्री डी में क्या है? कंट्री डी में देखते हैं। कंट्री डी में है हमारे पास 600 एंड 5 नियर अबाउट कितना, 550। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2014 का है 600 एंड 2024 का है 550। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज 50 अपॉन कितना, 600 इंटू 100। ओके, ये हो जाएगा 6 कितने का हो जाएगा, नियर अबाउट ये 8.33%। तो किसका डिफोरेस्टेशन सबसे कम है? क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग 2020 14 एंड 2024 वाज इन कंट्री, कौन सा कंट्री? कंट्री डी, 8.33। तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको ना लॉजिकली सॉल्व करेंगे। ओके, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत कुछ नहीं, बेसिक एडिशन की जरूरत है। क्या लिखा है? अ 2 सेंटीमीटर वाइड वुडन स्ट्रिप टू बी फिक्स्ड ऑन अ फोटो ऑफ 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज ऑल अलोंग इट्स 4 साइड। एक मेरे पास वुडन फ्रेम है, ठीक है, दैट इज 40 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे समझो 30 सेंटीमीटर की है और ये 40 सेंटीमीटर की। दिस इज 30 एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक वुडन स्ट्रिप लगानी है। कितने? 2 सेंटीमीटर की एक वुडन स्ट्रिप लगानी है चारों बॉर्डर पे। और यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड। मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए? तो समझो यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे एक ऐसी लेंथ लगा दी और यहाँ पे एक ऐसी लेंथ लगा दी। ओके, एंड देन यहाँ पे इतने ही लगेगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है पहले से लगा हुआ है। ओके, पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मुझे तो पूरी लगेगी ना यहाँ पे, तो ये कितना है? दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर लगेगी मुझे, और ये नीचे का भी लगेगा, ये वाला पार्ट प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, प्लस अब देखो यहाँ ये पूरा 40 है और ये 2 सेंटीमीटर की है एंड ये 2 सेंटीमीटर की है। तो बचा कितना बीच में? ये 36 सेंटीमीटर बचा। मुझे तो इतना ही चाहिए ना, इतना ही चाहिए। तो 36 सेंटीमीटर प्लस 36 और इस साइड वाला प्लस 36 कितना हो जाता है? 30 प्लस 30 60। ओके, 30 प्लस 30 60, 6 प्लस 6 दैट इज 12, दैट इज 120 प्लस 12 दैट इज 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर है क्या आंसर में? बताओ मुझे। 130 सेंटीमीटर, यस 132 सेंटीमीटर। सिंपल है। यहाँ पे मिनिमम बोला है, इसके लिए हमने मिनिमम पे ही गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो इसके लिए ना एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है? दैट इज 3.14। ओके, देन इसके बाद ई की वैल्यू, ओके, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी है? 2.718। ओके, एंड 3 की वैल्यू एज इट इज 3। ओके, अब देखो ना पाई की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली पाई का पाई रेस टू पाई सबसे बड़ा रहेगा। देन इसके बाद 3 रेस टू 3 सबसे बड़ा रहेगा। देन इसके बाद 2 रेस टू 718 दैट इज ई रेस टू ई। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। तो इसके थ्रू मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज माई आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा कंसेप्चुअल है। बेसिकली मैं इसको कहूंगा कि ये जनरल एप्टीट्यूड में भी एक कंसेप्ट आपको आनी बहुत जरूरी है, के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन क्या दिया है? अ मैन ऑन अ साइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ टेरेन whose height h, okay, versus distance d can be described by a function 4d raised to 4 minus 5d square in a certain unit. h can be negative, okay, height negative हो सकती है। Starting at d is equal to 0 of the cycle will have the maximum velocity without pedaling. Okay, देखो एक कंसेप्ट है।
अगर मैं बिना पेडल के मेरी साइकिल मोशन में है, इसका मतलब क्या, ग्रेविटी जो है मुझे आगे लेके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि एक स्लोप है मेरे पास, ओके, और मैंने यहाँ से शुरू किया साइकिलिंग करने के लिए, ओके, तो यहाँ पे मुझे पेडल करने की जरूरत नहीं है। पेडल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी मुझे यहाँ से नीचे लेके जाएगी। बट मुझे वो पॉइंट चाहिए कि मेरी जो वेलोसिटी है, मेरी जो स्पीड है, वो सबसे मैक्सिमम है, ओके। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे जितना मैं अगर जहाँ पे मुझे हाइट स्पीड ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या, जितना मैं हाइट कम करूंगा, ओके, जितना मैं हाइट ट्रैवल करूंगा नीचे, उतनी मेरी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक, ओके, जहां पे मुझे सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, वहां पे सबसे ज्यादा मेरी स्पीड होगी, ओके। मतलब क्या, एक सिंपल है, ठीक है, जितना मैं हाइट लूज करूंगा उतनी मेरी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि सबसे कम हाइट कहां पे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, एच ऑफ डी इज इक्वल टू डी 10⁴ माइनस 5d², ओके। अब मुझे ढूंढते नहीं बैठना, मुझे ये जो ऑप्शंस है उसमें डी की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो मैं सबसे पहले पुट करूंगा डी इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो ये क्या बनेगा, e इंटू 1/2⁴ माइनस 5 इंटू 1/2⁴ तो दिस विल बिकम 10 इंटू 1/16 माइनस 5 इंटू 1/4, तो ये बन जाएगा 0.625 माइनस 1.25, ओके। और इसका आंसर आ जाएगा -0.625, ओके, -0.625 आ जाएगा। तो डी इसका ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डी इज इक्वल टू 2 देखता हूं। तो 10 इंटू 2⁴ माइनस 5 इंटू 2⁵2, दैट इज 10 इंटू 8 minus 5 into 5 for the 4, that is 80 minus 20, that is 60, ठीक है। तो हाइट कितनी मेरी यहाँ पे 60 है, तो ये भी नहीं मुझे चाहिए, तो उससे कम क्या करना है, तो मैं थर्ड ऑप्शन देखता हूँ, डी इज इक्वल टू 1, दैट इज क्या आ सकता है, डी इज इक्वल टू 1, तो 10 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 5, ये भी नहीं चाहिए, और मेरे पास क्या बचा, √2। तो फोर्थ ऑप्शन में देखता हूँ, 10 इंटू 2√2 into √2 into √2 into √2, that is 4 minus 5 into √2 into √2, ओके। तो ये हो जाएगा 10 इंटू √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 5 इंटू 5 5 इंटू 10 इंटू 4, दैट इज 40, माइनस 2 5 10, दैट इज 30। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, दैट इज -125, ओके। d इज इक्वल टू 1/2, d इज इक्वल टू 2 का मुझे मिला 60, देन d इज इक्वल टू 3 का मिला मुझे 5, एंड d इज इक्वल टू √2 का मिला 30। तो सबसे कम क्या है, -0.625, तो आंसर क्या हो गया मेरा, d इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है ये, इजी था, ओके, इसमें इतना कुछ नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आईडी है 670। क्या दे रखा है, रीजनिंग का है। इफ देर इज रेनफॉल इन अ विलेज, द फ्लावर विल ब्लूम। इफ फ्लावर ब्लूम्स, सेलिब्रेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस। देखो ये जो कैसा इसको सॉल्व करना है, इफ देर इज रेनफॉल, ओके, इफ देर इज रेनफॉल इन विलेज, फ्लावर विल ब्लूम, फ्लावर क्या होगा, फ्लावर विल ब्लूम। देखो यहाँ पे मे नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है विल। अगर मे होता तो इधर वो ब्लूम करेगा या फिर नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, विल ब्लूम। एंड व्हेन फ्लावर इज ब्लूम, देयर इज सेलिब्रेशन टेक प्लेस, देयर इज सेलिब्रेशन टेक प्लेस, ओके। अब देखो, अब क्या लिखा है, फ्लावर डिड नॉट ब्लूम। यहाँ पे क्या बोला है कि फ्लावर ने ब्लूम किया ही नहीं, मतलब वो जो फ्लावर है खिला ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टन, सेलिब्रेशन टुक प्लेस, मतलब फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ तो सेलिब्रेशन तो होगा ही नहीं, ओके। सेलिब्रेशन डिड नॉट टेक प्लेस, देखो सेलिब्रेशन डिड नॉट टेक प्लेस वो तो बात की बात है, मतलब समझो कि ये थर्ड इवेंट है, सेलिब्रेशन का मेरा थर्ड इवेंट है, तो ये भी नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, उसके पहले का इवेंट, क्यों, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई, इसके वजह से फ्लावर ही नहीं ब्लूम हुआ, ओके। द फ्लावर डिड नॉट ब्लूम बिकॉज इट डिड नॉट रेन, तो आंसर क्या होगा, सी। और इट रेन टू मच भी नहीं होगा, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज 657। दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 0.99 इज क्लोजेस्ट टू 1। देखो सबसे पहले सिंपल है, क्यूब रूट जानते हैं कि क्या होता है। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 3 का 27 होता है। ओके, बेसिकली ऐसे क्यूब रूट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.99 इज क्लोजेस्ट टू 1। अब यहाँ पे 0.99 किससे करीब है? ओके, मतलब 0.99 का क्यूब मुझे चाहिए, मतलब 0.99 किसके करीब है? 1 के करीब है। तो 1 का क्यूब 1 है ना, तो ऑब्वियसली 0.99 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, तो 0.99 का क्यूब भी उसके करीब ही होगा। तो इसका आंसर विल बी 0.99। ओके, क्लियर है ये? यहाँ पे आप इसको और इसको रिलेट करके देख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड एवरेज का, एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए थे हमने हमारे क्लासेस में। द एवरेज और एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 10 ईयर्स। ओके, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज ईयर कितना है? 10 ईयर्स है। Average age of the student together with 5 teachers is 14. Okay, 20 students plus 5 teacher का average year कितना है? 14 है। The age of Ramesh sir, one of the 5 teachers, is exactly the same as the average age of all the 5 teachers. Okay, मतलब रमेश सर का जो एज है, समझो कि रमेश सर का एज 20 रहेगा, तो जो बाकी के बच्चे 5 टीचर का एवरेज ईयर भी 20 ही होगा। तो मैं ये इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सबका, ये पांचों के पांचों टीचर का एवरेज एज 20 है। एग्जाम्पल की तरह मैं ले रहा हूँ, ये 20 नहीं है, बेसिकली ये एक्स हो सकता है। अगर रमेश सर का एक्स है तो चारों टीचर का होगा कितना होगा? एक्स ही होगा एवरेज एज। ओके, द सम ऑफ द एजेस इन द ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड द रमेश सर, मतलब मुझे सारे स्टूडेंट को और रमेश सर का सम चाहिए। तो बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स का पूरा सम निकाल लेता हूँ। 20 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज एज कितना है? 10 ईयर्स है, तो पूरा साल कितना हो गया? 200 ईयर्स। ओके, अब इसके बाद मेरे पास 25 कितने हैं? 25 टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स है। ओके, इनटू इनका एवरेज कितना है? 14 है, तो ये कितना हो जाएगा? 350 ईयर्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 150 है। और ये डिफरेंस क्या दर्शाता है? कि 5 टीचर्स का जो डिफरेंस है वो दर्शाता है। तो मतलब 5 टीचर्स का जो पूरा टोटल सम 150 है, तो एक का कितना आएगा? तो टीचर इज इक्वल टू 150 अपॉन 5, दैट इज 30 ईयर्स। तो एक टीचर का 30 ईयर, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि सारे टीचर का सेम एवरेज, सेम एज है, एवरेज देखा जाएगा। तो रमेश सर का कितना है? 30 है। तो यहाँ पे रमेश सर का एज 30 है और बाकी बच्चों का 200 ईयर्स है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे रमेश सर और उस बाकी स्टूडेंट्स का, जितने भी 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका टोटल ईयर मिलेगा, दैट इज 230। तो आंसर इज सी। ओके, दैट इज आंसर इज 3, दैट इज 230। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, काफी सिंपल है, मतलब ये लिटरली मैंने इसके 3-4 एग्जांपल आपको करवाए थे। 656, द मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट बिकम? सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 2 मैप की जरूरत है। सबसे पहले जो रियल मैप आपको लगेगा, ओके, ये आपका रियल मैप है। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो इस हिसाब से दिस विल बिकम माय नॉर्थ ईस्ट, दिस विल बिकम माय साउथ ईस्ट, दिस विल बिकम माय साउथ वेस्ट एंड दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मुझे चाहिए जो मेरा उन्होंने फॉल्टी मैप दे रखा है, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्टी मैप। ओके, क्लियर है? ये फॉल्टी मैप दिख रहा है आपको? तो फॉल्टी मैप में ड्रॉ करता हूं। ओके, ये मेरा फॉल्टी मैप। अब फॉल्टी मैप और मैप में आपको डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे बोला गया है कि मेरा जो व्हाट इज मेरा जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट बिकम माय साउथ ईस्ट। जो मेरा ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज एक ऊपर चला गया। तो जस्ट बिकॉज ये एक ऊपर चला गया तो सबकी अलाइनमेंट में वैसे ही चेंज करूंगा, तो ये पूरा पैप जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये ईस्ट भी ऊपर जाएगा। ओके, तो ये ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट आएगा,
नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट के बाद वेस्ट रहेगा, वेस्ट के बाद साउथ वेस्ट रहेगा, साउथ वेस्ट के बाद ये साउथ रहेगा, एंड साउथ के बाद साउथ ईस्ट। ओके, अब उन्होंने मुझे पूछा है देन व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट बिकम। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट हैज बिकम ईस्ट। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज माय आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। ऑन अ स्फीयर, ओके पहले तो आईडी बता देता हूँ। आईडी इज 672। ऑन अ spherical balloon of 10 centimeter radius, a circular color patch has an area of 25 centimeter. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बलून है, ओके बलून का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ओके और जो उसका एरिया है, उसके एरिया में एक पैच है, ओके 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पैच है। कौन सा पैच है? कलर्ड पैच है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बोला गया है इफ द बॉल इज यूनिफॉर्मली एक्सपांडेड टू अ स्फीयर ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब ये जो बॉल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का जो बॉल है वो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर रेडियस पे। द एरिया ऑफ द पैच इन सेंटीमीटर स्क्वायर कितने से पड़ेगा, सॉरी कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है मेरा। अब इसके लिए ना आप समझो, एक लॉजिक है यहाँ पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली स्केल्ड, मतलब एक यूनिफॉर्मली वो बढ़ रहा है, द एरिया इंक्रीज बाय द स्क्वायर ऑफ द स्केल। ओके, मतलब अगर मैं ऐसे बता दूं आपको कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि अगर इफ समथिंग, ओके इफ समथिंग डबल इन साइज, ओके तो उसका स्केल फैक्टर क्या होगा? डबल होगा। एग्जाम्पल और एक दे तो इफ समथिंग क्या इज समथिंग 5 टाइम्स बिगर, ओके अगर वो 5 टाइम्स बढ़ गया तो उसका स्केल फैक्टर कितना होगा? 5 होगा। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे स्केल फैक्टर निकालना पड़ेगा। स्केल फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्केल फैक्टर निकालने के लिए ओके क्या करना पड़ेगा? जो न्यू रेडियस है इसको अपन मुझे ओल्ड रेडियस करना पड़ेगा, दैट इज 50/10, दैट इज 5। तो स्केल फैक्टर कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि स्केल फैक्टर आने के बाद जो डिफरेंस है, वो चेंज है, वो कितना है। तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? न्यू एरिया जो मुझे चाहिए, तो ओल्ड एरिया जो होगा मेरा इनटू स्केल फैक्टर का स्क्वायर, जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था। ओके, स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो ओल्ड एरिया कितना मेरा? 25 है। स्केलिंग फैक्टर कितना मेरा? 25, दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। तो जो न्यू न्यू पैच होगा मेरा कितने का होगा? 625 मीटर स्क्वायर का होगा। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये आईडी है 659। देखो, a block of marble 5 meter into 4 meter into 2 meter in size is cut into rectangle tiles, okay, of 1 meter into 0.5 meter size, having a thickness of 10 centimeter. Assume 10 percentage wastage in cutting. How much tiles will be made? मतलब क्या, मेरे पास एक मार्बल का ब्लॉक है। समझो कि मेरे पास एक मार्बल का ब्लॉक है ऐसे, ठीक है 3D में आपको बता देता हूँ। ओके, तो समझो इसकी ये जो 5 मीटर का है और ये जो 4 मीटर का है, और उसकी जो डेप्थ है, ओके कितना बड़ा है? वो 2 मीटर का। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें से टाइल्स निकालनी है। टाइल्स की साइज मुझे उन्होंने क्या दे रखी है? टाइल्स की साइज दे रखी है 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। ओके, और इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए मेरी? 10 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले एक बेसिक सा कन्वर्जन सुनो। 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये बेसिक सा जो कन्वर्जन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कौन सा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल 2D, ठीक है 2D टाइल मैं बना लेता हूँ। ये मेरा पूरा मार्बल का ब्लॉक है। अब देखो ये कितना है? दिस इज माई 5 मीटर का ब्लॉक एंड दिस इज माई 4 मीटर एंड दिस इज माई 4 मीटर का ब्लॉक। या फिर इसको मैं 5 मीटर कर, एक मिनट,
कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं वैसे, बट स्टिल। ये मेरा 5 मीटर का ब्लॉक एंड ये दिस इज माई 4 मीटर। ठीक है, ये ऐसे खड़े, ये ऐसे खड़े 4 मीटर का, और ये ऐसे 5 मीटर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर की मुझे एक टाइल को कट करना। समझो यहाँ पे मेरे 5 मीटर जो है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4। ओके, तो मेरी देखो 1 मीटर की ये हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और ये जो 4 मीटर है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, 0.5 मीटर का एक होगा। मतलब समझो कि मेरा ये 0.5 हो जाएगा। दिस इज माई 1, 0.5। तो ऐसे कितने करूंगा मैं, इसको अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, 8 ब्लॉक्स। मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हो बेसिकली। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो ये ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब देखो तो ये कितने ब्लॉक्स हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 5 जा, ओके, 8 × 5 दैट इज 40। अब ये 40 टाइल्स मेरे 2D में हो गए। ओके, अब यहाँ पे अगर मेरे 2D में ये 40 टाइल्स हो गए और उन्होंने बोला कि 10% का वेस्टेज है, तो 40 का 10% कितना होता है, 4। तो 40 - 4 करूंगा तो मुझे कितने टाइल्स मिलेंगे, 36 टाइल्स मिलेंगे। अब 36 इज नॉट माई आंसर। ओके, अब देखो, तो सबसे पहले मैं मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर की जो थिकनेस। मेरे पास पूरी थिकनेस कितनी है, 2 मीटर की थिकनेस है। मतलब क्या होता है, 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं हर एक साइड, हर एक टाइल मेरी 10 सेंटीमीटर की होगी, तो ऐसे मेरे पास कितनी होंगे, 20 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये मैं ऐसे सबसे पहले ये ब्लॉक मैंने निकाल दिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकेंड ब्लॉक निकाल दूंगा। ऐसे कितने ब्लॉक्स रहेंगे मेरे पास, 20 ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो 36 × 20, ओके, दैट इज 720। तो मैं कितने टाइल्स बना सकता हूँ, 720 टाइल्स बना सकता हूँ। ओके, काफी सिंपल था। ओके, समझाने के लिए टाइम लगा है, बट ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करते आपको तुरंत हो जाता। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, अ मैन इज टू द क्राउड, मैन इज टू क्राउड एंड ट्री इज टू, मतलब अगर एक बंदा है और उसमें बहुत सारे, मतलब हम लोग क्राउड कब बोलते हैं, जब बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे तो अब उसको हम लोग क्राउड बोलेंगे। तो एक मैन को क्राउड से कंपेयर करेंगे तो एक ट्री से क्या करेंगे, मतलब वहां पे ज्यादा ट्रीज होनी चाहिए, और ज्यादा ट्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आंसर इज ए। ओके, बहुत ही सिंपल था, मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब फ्रेश वाटर टैंक, अब देखो ये जो है टाइम एंड वर्क से है, टॉपिक है। ओके, पाइप एंड सिस्टम भी कह सकते हैं। अ फ्रेश वाटर टैंक, वाटर टैप फिल्स अ फिश टैंक in 40 minutes. The same tank is filled by salt water tap in 120 minutes. If both the taps are open, how many minutes will it take to fill the tank? इतना आसान सवाल पूरे सीएसआर में नहीं है, सीएसआर के जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार सिखाया। ओके, तो हमारा सॉल्व करने का पैटर्न उससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टैप ए, ठीक है, वो जो फ्रेश वाटर टैप है उसको टैप ए बोलता हूँ, वो 40 मिनट्स में फिल हो रहा है। एंड जो टैप बी है वो 120 मिनट्स में फिल हो रहा है। ये क्या है, दिस इज माई टाइम। तो इससे मैं क्या निकालता हूँ, एलसीएम से मैं वर्क डन निकालता हूँ। एलसीएम ऑफ 40 एंड 120, 40 और 120 का एलसीएम कितना आता है, 120 का एलसीएम आता है। ओके, 120 एलसीएम आता है, तो ये हो गया वर्क डन। ओके, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी।
तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे, वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा 120 अपॉन 40 दैट इज वो 3। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की 3 इफिशियंसी आ जाएगी एंड बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी, 120 डिवाइड बाय 120 दैट इज 1। अब टोटल इफिशियंसी कितनी है 4 है। ओके, टोटल वर्क डन कितना चाहिए मुझे 120 है, तो मुझे क्या टाइम मिल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू बताओ मुझे 120 अपॉन 4 दैट इज 30 मिनट्स। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ओके, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते, अगेन रीजनिंग का सवाल है। अमित इज अ बिजनेसमैन तो ही मस्ट बी रिच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द इम्प्लीकेशन फॉलोज। अमित इज अ बिजनेसमैन, अमित क्या है बिजनेसमैन है, जस्ट बिकॉज वो बिजनेसमैन है उसकी वजह से वो क्या है रिच है। मैंने एज्यूम कर लिया वो बिजनेसमैन है तो वो रिच है। ओनली बिजनेसमैन आर रिच, यहाँ पे तो ऐसा बोला नहीं है कि ओनली बिजनेसमैन आर रिच, बिजनेसमैन आर रिच इतना ही बोला, ओनली के बारे में कुछ नहीं बोला। इफ वन इज नॉट बिजनेसमैन ही कैनॉट बी रिच, ही कैनॉट बी रिच ये भी नहीं आएगा क्योंकि नहीं के बारे में मुझे पता नहीं है, अगर है तो वो है रिच। ऑल बिजनेसमैन आर रिच, यस दिस कैन बी ट्रू, ऑल बिजनेसमैन आर रिच क्योंकि यही तो अज्यूम करके चल रहे हैं। और यहाँ पे बोले सम बिजनेसमैन आर रिच। अब देखो यहाँ पे ऐसा था ना, अमित इज बिजनेसमैन तो ही मे बी रिच या ही माइट बी रिच, तो होता कि सम बिजनेसमैन आर रिच, बट यहाँ पे बोला है कि सो ही मस्ट बी रिच, मस्ट बोला, तो माय आंसर विल बी सी। ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, ओके, इसमें जनरल एप्टीट्यूड में नहीं बोलूंगा बट थोड़ा फिजिक्स वगैरह लग जाता है, आर्किमेटिक प्रिंसिपल वगैरह, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। 675 इसका आइडिया, एन एम्प्टी प्लास्टिक मग फ्लोट्स इन अ बकेट ऑफ वाटर। ओके, मेरे पास एक बकेट है, ओके, उसमें मैंने एक एक प्लास्टिक मग रख दिया। When the solid ion is kept in the mug, it doesn't sink. अब इसमें मैंने एक solid ion रख दिया, ion ball रख दिया। When the ball is put in the water, it sinks. जब भी मैं पानी में वो बॉल रख दूं, वो क्या कर होता है सिंक कर जाता है, ठीक है। When the ball is put in the water, it sinks. Compared to when the ball is in water, the water level in the bucket. When the balls is in mug is, देखो ये लाइन कंफ्यूजिंग है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है कि कंपेयर करो, ठीक है। जब मैं ये जो मग में पानी मग में जब मैं बॉल रखता हूँ तो पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, और जब मैं बॉल मेरी सिंक हो करती है वो कितना है, और इसमें से कौन से में ज्यादा या फिर कम है, इतना ही पूछा है। तो कंपेयर टू बकेट, ओके, मेरी बकेट का जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है कंपेयर टू दिस वो कितना है, वो ज्यादा है या कम है, इतना पूछा है। अब देखो इसमें ना आर्किमेटिक प्रिंसिपल लगता है। अब आर्किमेटिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ओके, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट उसके वेट के हिसाब से होगा, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट व्हेन सिंक करेगा, ओके, तो वाटर की डिस्प्लेसमेंट उसके वॉल्यूम के हिसाब से है। ओके, क्लियर है, वाटर की डिस्प्लेसमेंट उसकी वॉल्यूम के हिसाब से। अब मुझे बताओ वाटर ज्यादा डेंस है क्या आयन ज्यादा डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस क्या है आयन है। ओके, जस्ट बिकॉज सबसे ज्यादा डेंस आयन है, ओके, उसका वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा, बट इसका वेट ज्यादा रहेगा। ओके, उसके हिसाब से मेरा जो ये जो प्लास्टिक मग में जो मैंने बॉल रखा है उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगी, तो इट शुड बी हायर। ओके, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये। ओके, क्लियर है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जो हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, सीएसआर नेट में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले दे रखा है कि इन अ बॉक्स देयर आर 4 व्हाइट बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम
If the ball is white, it is put back along with the two more white balls in a box. If it is a black, it is put back in a box and then two black balls are removed or thrown out of the box. Now a ball is drawn at random from the box. What is the probability that it is a black ball? ओके अब इसमें ना मुझे दो केस लेके चलना है. ओके क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग केसेस दे रखे. तो सबसे पहले केस वन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या बॉक्स में हाथ डालूंगा और मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट बॉल मिलेगा. ओके व्हाइट बॉल इज ड्रॉन. व्हाइट बॉल इज ड्रॉन. अगर व्हाइट बॉल मैंने ड्रॉन करी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में से 10 होगी. ओके 4 में से 10 ही होगी ना प्रोबेबिलिटी. ओके दैट इज 2/5. ओके 4 में से 10 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. बट उसके बाद चेंजेस क्या होंगे, ओके उसके बाद चेंजेस क्या होंगे, जो मेरा व्हाइट बॉल है, पहले मेरे पास 4 व्हाइट बॉल थे, उसके बाद मैंने 2 ऐड कर रखे, अब मेरे पास टोटल 6 व्हाइट बॉल है. इसके बाद मैंने क्या किया, ब्लैक बॉल कितने हैं मेरे पास, 6 हैं. तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 12 हो गए. अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड गो में ब्लैक बॉल निकालता हूं. ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/12 होगी, दैट इज 1/2. ओके तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी, दैट इज 4/10. ओके 4/10 दैट इज 1 6 एंड ओके 2 and 5, 2/5 ओके इंटू 1/2. ओके क्लियर है ये. सो दिस इज केस 1. ओके अब मैं केस 2 की तरफ जाता हूं. केस 2 मैं अलग पेज पे कर लेता हूं. केस 2 में क्या करता हूं, फर्स्ट ड्रॉन में ब्लैक बॉल इज, अगर मैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ब्लैक बॉल कितने, 6 है और टोटल कितने, 10 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 3 एंड 2 5 3/5. ओके अब जस्ट बिकॉज मैंने सबसे पहले ब्लैक बॉल निकाला तो इसके वजह से क्या हुआ, मैं 2 ब्लैक बॉल अंदर मेरे जो पाउच है, जो बॉक्स है, उसमें से ब्लैक बॉल निकालूंगा. तो मेरे पास टोटल 6 है, उसमें से 2 मैंने निकाल दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 4. व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल जैसे के तैसे रहेंगे, दैट इज 4. तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 8. अब 8 टोटल बॉल है, तो अगेन वापस जो मेरा सेकेंड टाइम जो होगा ब्लैक बॉल ही निकलेगा, ब्लैक बॉल ही हम लोग अज्यूम करेंगे, दैट इज 4/8. देखो अब टोटल कितने, 4 है ब्लैक बॉल और टोटल कितने, 8 है, तो दैट इज 1/2. ओके तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2. तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 3/5 इंटू 1/2. अब सारी प्रोबेबिलिटी को साथ में ले जाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी मेरी, 2 इंटू 5 इंटू 1/2, 2/5 इंटू 1/2 प्लस कितनी है, 3/5 इंटू 1/2. ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 3/10. ओके इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा, इंटू 2 करूंगा तो दिस विल बिकम 5/10 दैट इज 1/2. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी, 1/2 आंसर में, यस ऑप्शन नंबर 1 इज माय आंसर. ओके क्लियर है ये. यहां से हम यहां चले. ओके कंफ्यूज मत होना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नंबर सिस्टम. The 6th largest 3-digit odd number among those all the digit distincts are. सिंपल है. ऑड क्या होता है, व्हाट इज ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स होते हैं मेरे 1, ओके 1 3 5 7 और 9. ओके उसने बोला 6 लार्जेस्ट 3-digit ऑड नंबर. मुझे सबसे पहले बताओ कि ऑड नंबर को छोड़ो, लार्जेस्ट 3-digit नंबर बताओ, व्हाट इज माय लार्जेस्ट 3-digit नंबर कौन सा है मेरे पास. लार्जेस्ट 3-digit नंबर है मेरे पास 999. अब मुझे कहना है कि लार्जेस्ट 3-digit ऑड नंबर. अब मुझे बताओ लार्जेस्ट 3-digit ऑड नंबर. तो ऑड नंबर में क्या होता है, जो लास्ट का जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर हो वो ऑड होना चाहिए, दैट इज 999
और यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। ओके, दिस इज माय लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। बट यहाँ पे इन्होंने और एक कंडीशन डाली है, ऑल डिजिट डिस्टिंक्ट, मतलब कि सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, 9, फिर इसके बाद 8। 9 के बाद 9 नहीं ले सकता ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें से मुझे जो चाहिए एक और डिजिट चाहिए। 9 ले नहीं सकता क्योंकि 9 पहले से इसमें, तो मैं लूंगा 7। फिर इसके बाद 9, 8 और 5, 9, 8 और 3, और 9, 8 और 1। अब यहाँ पे 8 की पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब मैं 9, 7 और 7 नहीं जा सकता, 5 जाता हूँ। 9, 7 और 3, 9, 7 और 1। ओके, अब उन्होंने पूछा 6 लार्जेस्ट, तो दिस इज माय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज माय सिक्स लार्जेस्ट, दैट इज 973। ओके, क्लियर है। 6 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, उन्होंने ये नहीं बोला है कि 6 लार्जेस्ट नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर विच इज ऑड, ऐसे कुछ नहीं बोला। 6 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्लियर है, सिंपल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये भी काफी सिंपल है। अ पिलग्रिम स्टार्ट वॉकिंग फॉर अ जर्नी ऑफ 115 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, मुझे 115 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर ट्रैवल करना है। ऑन अ फर्स्ट डे ही कवर्स 7 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डे लिखता हूँ एंड यहाँ पे किलोमीटर लिखता हूँ कि कितना ट्रैवल किया। ऑन अ फर्स्ट डे ही ट्रैवल्स 7 किलोमीटर। ऑन अ सेकेंड डे ही ट्रैवल्स 9 किलोमीटर। On and likewise he keeps adding 2 किलोमीटर every day till he reach 15 किलोमीटर पर डे। तो मतलब थर्ड डे पे उसने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया, फोर्थ डे पे उसने 13 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिफ्थ डे पे उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड सिक्स डे पे अगेन 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि वो सिर्फ 15 किलोमीटर ही दिन का चल सकता है, जैसे मुझे यहाँ पे कहा था। विच ही मेंटेन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री जर्नी till he reaches 5 kilometer per day, which he maintains for the rest of the journey. How many days in all he take to complete the journey? In all उसने कितना टाइम लिया जर्नी ट्रैवल करने के लिए? तो सबसे पहले मेरा 7 है, 7 डेज। तो मैंने सबसे पहले 7 डेज के लिए निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले सबको मुझे ऐड करना है, दैट इज 7 + 9। ओके, 7 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, काफी सिंपल हो जाएगा। आपको भी, आपके पास कैलकुलेटर रहता ही है। दैट इज 7 + 9 + 11 + 13 प्लस ये 3 का 45। तो ये कितना हो जाता है, 9, 10, 7, 20, दिस विल बिकम 25। तो ये 2, 3, 4, दैट इज 85। तो 85 किलोमीटर हो जाता है। तो 7 डे पे 85 किलोमीटर हो जाता है। तो 8 डे पे मैं अगेन 15 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। एंड 9 डे पे अगेन मैं 15 किलोमीटर चलूंगा, 100 प्लस मैं 15 करूंगा, तो दैट इज 115 किलोमीटर। यस, तो अब मैं ट्रैवल करूंगा 9 डे पे, तो माय आंसर वुड बी 9। ओके, क्लियर है ये। 9 डे पे मेरी पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किससे आया हुआ है, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन से ये क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ओवर द ईयर 2000 से लेके 2007 शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है, यहाँ पे ईयर दे रखा है। ओके, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ड्यूरिंग 2000 से लेके 2007 द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली। लीनियरली मतलब क्या, एक जैसी, ठीक है, सिमिलर। ओके, लीनियर मतलब एक लाइन में बढ़ा है। ओके, इसको हम लोग ये कह सकते हैं। तो देखते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, 5,000 से लेके ये दिस इज माई 50,000, 2001 पे, 2002 पे 50,400 है, उसके बाद 15,600 है। ये लीनियर तो नहीं है, ये अलग अलग है। लीनियर मतलब सब में समझो कि यहाँ पे मेरी कितना 400 से बढ़ गई, तो आगे भी मेरी 400 से ही बढ़नी चाहिए। अब सेकेंड है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियर। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या रेट से, 1% के रेट से बढ़ा है, 2% के रेट से बढ़ा है, या फिर 400 से बढ़ा है। ओके, ऐसे तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। तो ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे करेंगे,
मैं आपको अलग पेज पे अच्छे से करके दिखाता हूं। ओके, समझो कि 2000 पे मेरी पॉपुलेशन थी 50 यहाँ पे दे रखा है देखो, 2000 पे पॉपुलेशन थी 50 ओके, यहाँ पे ये सारी पॉपुलेशन दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझा पाऊँ। आप वहां पे उसको एज इट इज करना है आपको, ठीक है। देन 2001 में मेरी पॉपुलेशन थी 50,400 ओके। देन 2002 में कितनी थी, ये जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ मैं, 51600। 2003 में पॉपुलेशन थी 53600। 2004 में पॉपुलेशन थी 56400। 2005 में पॉपुलेशन थी 6000। 6 में पॉपुलेशन थी 64400 एंड 7 में पॉपुलेशन थी 69600। अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, तो रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना, पिछले पॉपुलेशन से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब कि 2000 से लेके 2001 तक क्या रेट से बढ़ा। ओके, तो डिफरेंस देखना पड़ेगा। 50400 माइनस 50,000, तो ये कितने से बढ़ा है, 400 से। देन इसके बाद 2001 और 2002 का डिफरेंस देखूं मैं, 50400 माइनस 51600, देखो प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये कितने से बढ़ा, दिस विल बिकम 1200। ओके, तो 2 और 3 कितने से बढ़ा, ठीक है, आप कर सकते हो बाद में चाहिए तो। कितने से कितने से बढ़ा है यहाँ पे, 2000, ठीक है। देन 3 और 4 कितने से बढ़ा है यहाँ पे, मतलब 3 और 4 इसको मैं कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कितना, 2800 से बढ़ा है। ओके, देन 4 और 5 कितने से बढ़ा है, 3600, कंपेयर करके देख लो। देन 5 और 6 कितने से बढ़ा है, 4400 एंड 6 और 7 कितने से बढ़ा है, दैट इज 5200, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से 600 से बढ़ा है 2000, और यहाँ पे सॉरी ये 800 से बढ़ा है, ये भी 800 से बढ़ा है। अगेन दिस इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 800, ये भी इंक्रीज बाई 800, ये भी इंक्रीज बाई 800 एंड दिस ऑल्सो इंक्रीज बाई 800। तो रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली, ये सारे के सारे 800 से बढ़े, तो ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट क्यों है यहाँ पे, क्लियर है सबको ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑप्शन था, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली, नहीं ऐसा नहीं है, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब ये ऐसा क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन, इफ एनी 9 पेपर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ साइड प्रिंटेड बुक द सम ऑफ द पेजेस कैन नेवर बी। मतलब कि मेरे पास एक बुक है, ओके, मेरे पास एक बुक है, उस बुक के मैंने 9 पन्ने फाड़ दिए, और 9 पन्ने कैसे थे, बोथ साइड प्रिंटेड थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेज नंबर 1 2 फाड़ा, 3 4 फाड़ा, 5 6 फाड़ा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे मैंने 9 पन्ने फाड़ दिए। ओके, तो अगर मैंने 9 पन्ने फाड़ दिए, द सम ऑफ द पेजेस कैन नेवर बी, तो वो जो सम है, मतलब इनका जो सम है, ठीक है, एडिशन है, तो वो क्या नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 वो क्या नहीं आ सकता, तो ये क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है, तो चलो समझते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 3। देखो इट इज डिविजिबल बाई 3 मतलब ना काफी बड़ा आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कि समझो कि मैंने फर्स्ट 9 पन्ने फाड़ दिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के 9 पन्ने, दैट इज 1 2, ठीक है, देन 3 4, देन 5 6 7 8 9 10, दैट इज 17 18 तक मैंने फाड़ दिया। तो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कितना है, पहले 18 नंबर का मुझे सम चाहिए, तो n इंटू एन प्लस 1 दैट इज 19/2, दैट इज 2 1 2 2 9 18, दैट इज 171। ओके, तो ये हो जाता है 171। तो 171 इज डिविजिबल बाई 3,
ओके 1 + 7 + 1 दैट इज 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये भी हमने पढ़ी थी। तो ये और ये तो चला गया, ये तो आ रहा है ना। उन्होंने पूछा कैन नेवर बी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। अब मुझे देखना है कि ऑप्शन नंबर 3 है क्या, तो मैंने एक रैंडमली ले लिया। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 17 और 18 को 21 और 23 नंबर से रिप्लेस कर दिया। ओके, मतलब मैंने क्या किया था, पहले मैंने बोला था 17 और 18 मैंने पेज फाड़ दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वो तो रख दिया मैंने, 21 और 23 फाड़ देता हूँ। तो मतलब मेरा पहले 17 तक मेरी नंबर कितना 131। अब यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये 35, तो इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो ये पन्ना माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस मुझे ये दो पन्ने करने हैं, दैट इज 21 और 23, तो ये कितना हो जाता है, दिस इज 21 और 21 एंड 22, तो ये कितना हो जाता है 3 एंड दिस इज 40। ओके, मतलब मैंने क्या किया, मैंने 17 और 18 को निकाल दिया मेरे टोटल में से और 43 या 21 22 को ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है 179। तो 179 भी आ रहा है, तो ये भी चला गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर आना चाहिए। अब इसको और समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्यों है, ये भी देखते हैं। ओके, क्या लिखा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या लिखा है 9 प्लस 1, क्या लिखा है 9 + 1 9 + 1 अपॉन कितना लिखा है 2। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10/2 दैट इज 45। अब मुझे नहीं पता, ये 9 पन्ने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये बस 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 9 पन्ने हैं मेरे, ओके, दैट इज 1 2 हो सकता है, देन 2 3 3 4 हो सकता है, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 और 18। ओके, ये 9 पन्ने हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हमेशा एडिशन क्या है ना, इवन में जा रही है। 7 5 + 6 11, 7 + 8 कितनी हो जाती है, ओके, ओके 7 + 8 विल बी दिस इज 15, दिस इज 19, सारी जो है ना ऑड में जा रही है। ओके, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ऑड प्लस इवन, ओके, sorry, odd plus odd will always be even, but odd plus even will always be odd. For example, देखो 3 + 7 करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, मैं 10 + 11 करूंगा, दिस इज माई इवन, दिस इज ऑड, तो मुझे हमेशा ऑड ही मिलेगा, दैट इज 21। तो समझो कि ये जो है ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, ये ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, ये ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, ये ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, तो बाकी के ये सारे इवन प्लस इवन इवन ही होता है। ओके, तो ये जो है वो क्या होगा, इवन प्लस ऑड, तो मुझे आंसर हमेशा ऑड में ही मिलेगा, सॉरी, हमेशा मुझे आंसर ऑड में ही मिलेगा। अब मुझे पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या है और कौन से नंबर से, तो मैं यहाँ पे 9x ले लेता हूँ। ठीक है, तो 9x × 9 + 1/2, तो ये हो जाएगा 45x। अब देखो, अब 45x की मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे 90 मिलेगा। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे हमेशा इवन सॉरी ऑड में ही आंसर चाहिए, एंड दिस इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, तो द आंसर कैन नॉट नेवर बी दिस। ओके, क्लियर है आपको, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप। ठीक है, अगर कुछ भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।